नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। मंत्रियों के विभागों को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया है और कहा है कि आज देर रात तक मंत्रियों को मिल सकते हैं उनके विभाग। जी हां, धामी मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है और सीएम धामी और 8 मंत्रियों को विभाग मिलने हैं। पोर्टफोलियोज का बंटवारा होना है। शपथ ली गई थी उत्तर प्रदेश में सरकार की शपथ से पहले, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सीएम धामी के मंत्रिमंडल में कुल 8 मंत्री हैं जिन्हें विभागों का बंटवारा होना है। और आप लोग अब पूछ रहे होंगे मंत्रालय कब बटेंगे, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बहुत जल्दी मंत्रालय बढ़ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्द सोच समझकर मंत्रालय बांट दिए जाएंगे। मुस्कुराते हुए अभी आपने बयान देखा पुष्कर सिंह धामी का। बहुत जल्द का मतलब क्या है और बहुत सोच समझकर मंत्रालय बांटे जाएंगे का अर्थ क्या है, ये बताने जा रहे हैं पंकज राणा। इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। पंकज, इस बयान के निहितार्थ बताएं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना बयान दिया है उससे ये साफ लग रहा है कि जो मंत्रियों को विभाग का बंटवारे का इंतजार था वो आज देर रात तक ख़त्म होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सोच समझकर और बहुत निर्णय के बाद, तमाम नेताओं से बातचीत के बाद ये फैसला लिया जा रहा है कि जो मंत्री हैं उनको विभाग दिए जाएंगे। देरी की वजह क्या हुई ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जिस तरह से देरी हुई है, जैसे अगर 23 तारीख से लेकर आज तक की बात करें तो तकरीबन 6 दिन बीत गए हैं और 6 दिन से मंत्रियों को विभाग नहीं बटे हैं और मंत्री विधानसभा के अंदर भी बिना विभागों के ही आए हैं, यानी कि वो किसी भी तरह का कामकाज नहीं कर पा रहे। ये स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई है मंत्रियों को विभाग ना बटने की वजह से। और आज देर रात तक संभवतः माना जा रहा है कि मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं। और ऐसा पहले लग रहा था कि इसमें थोड़ी देरी और हो सकती है, क्योंकि मंत्रियों में अपने जो मंत्री हैं वो पहले ये चाह रहे थे कि जो रिपीट मंत्री हुए हैं वो अपने पुराने विभाग को ही लेने की जो आजमाइश में लगे हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि उनको जो पुराने विभाग है वो ही मिल जाए, उसके अलावा कुछ ऐसे बड़े विभाग भी मिल जाए जिनसे उनका रुतबा लगातार बरकरार रहे, वो मतलब अपने ओहदे के हिसाब से सरकार में बने रहें। तो इस तरह से कोशिश चल रही थी। तमाम मंत्री ये चाह रहे थे कि उनको बड़े से अहम विभाग उनको मिल जाएं, जैसे PWD हो, ऊर्जा है, गोपन है, कार्मिक है, इस तरह के विभागों को लेकर तमाम तरह की लॉबिंग चल रही थी। लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री ने सोच समझकर सरकार और संगठन से तालमेल करके केंद्र नेतृत्व के निर्देश के बाद संभवतः इस पर निर्णय ले लिया है और आज देर रात तक संभवतः इन विभागों का बंटवारा मंत्री को किया जा सकता है। उसके बाद, क्योंकि कल देखिए सेशन कल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल सेशन जो रहेगा उसमें कई सवाल भी आ सकते हैं और जो अभिभाषण हुआ है उस पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी। विभागों के हिसाब से बजट का आवंटन किया जाना है, लेखानुदान का। तो विभाग यदि मंत्री को मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो काम है वो काम का तेजी से बढ़ सकेगा। आज हमें देर रात तक इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग मिलते हैं नहीं मिलते हैं। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है वो ये है कि गोपन विभाग की ओर से भी पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश कर दिए हैं और आज देर रात तक मंत्रियों को विभाग मिल जाएंगे और कल वो विभागों के साथ सदन के अंदर बैठेंगे और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। ठीक है पंकज, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। आप कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं और आज देर रात तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जो आपने हमारे दर्शकों को दी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई और राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के विकास के कामों के ब्यौरे के साथ साथ भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं की तस्वीर दिखाई दी। 3 बजे सदन स्थगित होने के बाद 4 बजे शुरू हुआ। इस दौरान विपक्ष के तेवर तीखे रहे। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने की मांग की और इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि कार्य मंत्रणा के बाद सदन से अभिभाषण पास हो चुका है। प्रीतम सिंह भी अभिभाषण पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। इसके चलते सदन बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखानुदान पेश कर दिया। यह लेखानुदान 21,000 करोड़ रुपए का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड, तो उसको दृष्टिगत 4 महीने के लिए
आगे जो दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कल उस पर विभागवार चर्चा होगी, बजट कुल मिला के 21,116.81 करोड़ का। इस तरीके से आज सदन के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने क्या, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अध्यक्षा जी जब 4 बजे सदन में उपस्थित हुई तो मैंने व्यवस्था के प्रश्न पर सवाल उठाया कि जब तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो जाती है तब तक लेखानुदान सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कोई जवाब सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोगों के पास नहीं था। वो सिर्फ इस बात पर अड़े रहे, अपनी हठधर्मिता पर बात करते रहे कि साहब लेखानुदान प्रस्तुत हो गया। और जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस वक्त भी संसदीय कार्य मंत्री और तमाम सत्ता पक्ष के विधायक ये कहते हुए सुनाई दिए कि आप जो है लेखानुदान प्रस्तुत कर दे। तो ये तो सीधे सीधे सदन के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो है हुआ है। 4 महीने के लेखानुदान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी नई सरकार आई है, समय भी कम था, इसलिए 4 महीने की बजट की व्यवस्था की गई है। जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए चूँकि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा और इसमें हमने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसमें और जो महामहिम जी का अभिभाषण है उस अभिभाषण में हमने अपने संकल्पों को भी रखा है। हमारे संकल्प हैं जो हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की निर्दलीय जनता के सामने रखे थे, उन सभी को हम पूरा करेंगे। लेखानुदान पर मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी। विधानसभा सत्र का कल दूसरा दिन होगा। कल लेखानुदान पर चर्चा होगी और उसके बाद उसे सदन से पास किया जाएगा। और क्या होगा कल सदन में, इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के लिए गठित सरकार का पहला आज सत्र था। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को शांतिपूर्वक तरीके से सुना। तकरीबन 1 घंटे तक राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और उस अभिभाषण में राज्य के विकास को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि राज्य सरकार आगामी दिनों में किस तरह से राज्य के विकास में अपना योगदान देने जा रही है और क्या क्या प्रमुख काम राज्य सरकार करेगी। लेकिन सबसे जो अहम कड़ी है वो कल रहने वाली है, क्योंकि कल जो सरकार का लेखा अनुदान है 21,000 करोड़ का, वो सदन पर पास किया जाएगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21,000 करोड़ का लेखा अनुदान सदन पटल पर रख दिया है और कल उसको पास किया जाएगा। सरकार क्योंकि पूर्ण बहुमत में है, इसलिए जो लेखा अनुदान है उसको ध्वनि मत से पूरी तरह से पास कर दिया जाएगा। विपक्ष का आक्रामक रूप कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। हालांकि अभी नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष ने आज भी जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उसमें सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। हालांकि नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा जो शोर है वो नहीं हो पाया। और अब ये माना जा रहा है कि कल जब लेखानुदान सरकार पास करेगी तो उस पर विपक्ष कुछ मुद्दों पर बहस कर सकता है और उस पर कुछ हंगामा भी कर सकता है। फिलहाल जो आज का सत्र था वो शांतिपूर्वक तरीके से संचालित हुआ और कल जो कार्यमंत्रणा की बैठक है उसमें कल के लिए पूरी तरह से एजेंडा तैयार कर लिया गया है। पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद 21,000 करोड़ का जो लेखानुदान है उसको पास किया जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। कांग्रेस इधर अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है, मतलब अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर तय नहीं कर पाई है और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस पर अब फैसला हाईकमान को करना है। मुझे तो कोई अधिकार है नहीं कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय ले सकूं। कल प्रभारी जी द्वारा कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में ऑनलाइन रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेंगी। अब निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को लेना है और मैं समझता हूँ कि वो शीघ्र ही जो है इस पर निर्णय लेने का काम। अब ऐसा सुना भी और
कई बार महसूस भी हुआ है कि धैर्य का फल बहुत मीठा होता है, तो रुकिए, मीठा फल मिलने को है तैयार। और देखिए, जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हम सब जो हाईकमान का निर्णय उसका स्वागत भी करते हैं, उसका सम्मान भी करेंगे और उनका पूरा साथ निभाएंगे। विलम्ब नहीं, कांग्रेस में सब चीज़ सोच समझ कर सबकी सहमति से, चर्चा से उसके बाद होता है, तो उसमें समय लगता है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत धरने पर बैठ गई। अनुपमा रावत का ये धरना बढ़ती महंगाई के विरोध में था। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास रखा। उनका आरोप है कि हरिद्वार में पुलिस विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर बेवजह कार्रवाई कर। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत महंगाई के खिलाफ धरना दे रही हैं। अनुपमा रावत का कहना है कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, मगर ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार आम आदमी को राहत देने के मूड में। जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बेतहाशा बढ़ती महंगाई है, जिससे आमजन का जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से दुश्वार हो गया है, उसके लिए उनके द्वारा सरकार को सख्त आदेश दिए जाएंगे। लेकिन कहीं पर भी इस बढ़ती हुई महंगाई से, जिससे आम जीवन का जो जन का जीवन है वो त्रस्त हो चुका है, उसका कोई जिक्र नहीं था। आज देखिए कि गैस सिलेंडर 9 से 70 रुपये पार हो गया है, पेट्रोल 97 पार, और वहीं डीजल जो है 90 के पार हो गया है। इन सब वजह से लोगों का आम जीवन जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। महिलाओं के लिए घर चलाना, भोजन बनाना दुश्वार से दुश्वार हो रहा है। जो लोग काम पर जाते हैं वे कैसे जाएंगे जब इतना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। एक तरफ अनुपमा रावत ने धरना दिया तो दूसरी ओर उनके पिता हरीश रावत ने मौन उपवास रखा। हरीश रावत का ये मौन उपवास हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के विरोध को लेकर था। जिस तरीके की घटनाएं हरिद्वार ग्रामीण में हो रही है, उससे बहुत आक्रोशित और बहुत उद्वेलित है। लोगों को केवल इसलिए दंड दिया जा रहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं दिया। अधिकारी, जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है, उत्पीड़न का हिस्सा बनी रही है। उनको अपनी पोजीशन बचानी है, इसलिए जिसको चाह रहे हैं उसको पकड़ करके थाने में बिठा दे रहे हैं। भाजपा के लोग जिस पे चाह रहे हैं उस पर हमला कर दे रहे हैं। हर तरीके का डर लोगों के मन में बिठाया जाए। अनुपमा रावत पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी है। इस बार वो हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक चुनी गई। विधायक बनने के साथ ही अनुपमा रावत ने जनहित के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए, मगर उनके धरने के समय कांग्रेस के बाकी विधायक मौजूद नहीं थे, जिससे साफ पता चलता कि विपक्ष अभी एकजुट नहीं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। रामनगर से, वहां पर वन प्रभाग में बाघ के हमले में महिला की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर, जंगल में घास लेने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया और पिछले 4 महीने में बाघ के हमले किए 5वीं घटना है। ड्रोन के जरिए इस बाघ की तलाश की जा रही है। रामनगर प्रभाग से खबर, पिछले 4 महीने में बाघ के 5वें हमले की घटना। ड्रोन के जरिए इस हमलावर बाघ की तलाश जारी। इधर पौड़ी में शराब के नशे में धुत हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि हेडमास्टर साहब शराब के नशे में धुत होकर छात्रों को पढ़ाने स्कूल पहुंच गए। जमीन पर पड़े ये महाशय पौड़ी के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब है। ना इन्हें अपने पद की गरिमा का ख्याल है, ना ही इस बात की चिंता कि इन्हें इस हालत में देखकर जमाना क्या कहेगा। मास्टर जी को शराब इस कदर चढ़ी है कि इनसे अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हुआ जा रहा। आरोप है हेडमास्टर साहब नशे की हालत में स्कूल पहुंचे और फिर इन्होंने बच्चों की क्लास भी ली।
मास्टर साहब की करतूत सामने आने के बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया। इनका नाम है श्री प्रदीप कुमार, प्रधानाध्यापक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुणित विकास खंड थलीसैंण। तो इनके ऊपर चार्जेज बनते हैं प्रथम दृष्टया कि ये शराब के नशे में विद्यालय में पाए गए हैं, पठन पाठन बाधित किया है, आरटी एक्ट का उल्लंघन किया है, एमडीएम बाधित किया है, विद्यालय का जो शैक्षणिक वातावरण है वो खराब किया गया है। इसके तहत इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हेडमास्टर साहब कभी सड़क पर नशे की हालत में पड़े मिलते हैं तो कभी वो नशे में धुत होकर क्लास में बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अपने बच्चों का भविष्य कैसे शिक्षकों के हाथ में है। जब ऐसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कैसे कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। रुद्रपुर के पोस्ट ऑफिस में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर पोस्ट ऑफिस परिसर में ही धरना दे दिया। कर्मचारियों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर डाकघर परिसर में धरना दिया और इनका कहना था कि डाकघरों में 5 दिन का वर्क सिस्टम लागू किया जाए, साथ ही एनपीएस को बंद किया जाए और साथ ही इनकी ये भी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। इधर उत्तरकाशी में भारत तिब्बत सीमा पर बसे जादुंग गांव के ग्रामीणों को एक बार फिर से बसाने की तैयारी की जा रही है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जादुंग गांव को खाली करवा दिया गया था। इस दौरान इस गांव के ग्रामीणों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया, मगर अब इन लोगों को फिर से उनके गांव में बसाने की तैयारी की जा रही है। तो बगोरी में और गुंडा में उनके जो लोग रहते हैं उनके साथ मीटिंग की गई। तो इस क्रम में 28 और 29 तारीख को सर्वे की प्रक्रिया चल रही है जादुंग गांव की और नीलोंग के अप्रैल में की जाएगी। वो उनकी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर आदि की क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं उसका प्लान बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ाई जाएंगी। इधर जोशीमठ में दुनिया का सबसे स्फटिक श्रीमणि रत्नम यंत्र स्थापित किया गया है। ये स्फटिक यंत्र 4 फीट बड़ा है और इसका वजन 500 किलो है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि स्फटिक मणि यंत्र में सभी की मनोकामना पूरी करने की क्षमता है। इसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा।